नमस्कार बच्चों। श्री अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज हिंडौन सिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज बच्चों हम बीए थर्ड ईयर की क्लास को ऑडियो आर्टिकल के माध्यम से संबोधित करने जा रहे हैं। बच्चों, आज का टॉपिक है हाइपोथेसिस। इसको हम हिंदी में उपकल्पना या प्रकल्पना के नाम से बच्चों जानते हैं। ठीक है बच्चों, जो बच्चों उपकल्पना है वो क्या होती है? किसी भी अनुसंधान या सर्वेक्षण की समस्या के चुनाव के बाद अनुसंधानकर्ता समस्या के बारे में कार्य कारण संबंधों का पूर्व अनुमान लगा लेता है या पूर्व चिंतन कर लेता है और उसके बाद उसमें जो अपने विचार देता है तो वो क्या कहलाती है? उपकल्पना या परिकल्पना कहलाती है बच्चों। ठीक है, आपने क्या समझा कि जो कॉज और इफ़ेक्ट रिलेशनशिप के आधार पर मतलब कार्य कारण के आधार पर जो निष्कर्ष निकलते हैं। जैसे कि बच्चों हम एक उदाहरण लेते हैं बच्चों। ये उदाहरण है जैसे कि आज हम कहें कि हमारे देश में जो कोरोना की जो डेथ रेट है वो हमारे देश में कम है। उसके पीछे एक निष्कर्ष मतलब कारण कारण क्या है बच्चों? इसका कारण ये है कि पिछले कुछ सालों में हमारे देश में वैक्सीनेशन का काम बहुत हुआ है, चाहे वो बीसीजी का टीका हो, चाहे वो पोलियो का टीका हो। इस तरह से क्या है, जो हमारे देश के वासियों की जो इम्यूनिटी है वो बहुत बूस्ट हो गई है। इस वजह से क्या है, चीज़ मतलब कंट्रोल हो रहा है। एक रिसर्च बताती है जिन जिन देशों में वैक्सीनेशन कार्यक्रम चला है वहाँ पे डेथ रेट की बहुत कम है, जबकि हमारा देश वो एक विशाल आबादी वाला देश है। तो आपने ये सब चीज़ कहने का मतलब है, उपकल्पना वो है उसका पूरा एक खाका तैयार हो जाता है। खाका मतलब बाह्य स्ट्रक्चर, एक एक अनुभव आश्रित का मतलब है कि हमें प्रैक्टिकल नॉलेज है उस चीज़ के बारे में कि इसके रिजल्ट हमें कितना प्रभावित करेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे कि मान लो हमने तुम्हें बताया था कि मान लो एक घर वाले हैं, जब भी कोई घर बनाते हैं तो क्या एक एस्टिमेट बना के चलते हैं कि लगभग हमारा जो घर बनाने का कार्य पूरा हुआ तो कम से कम 10 लाख रुपए तो लगभग खर्च हो ही जाएंगे। तो क्या 10 की जगह वो 12 की व्यवस्था करके चलते हैं। ठीक है, इसी हिसाब से जब हम रिसर्च करते हैं तो हम जो उसमें आने वाली जितनी भी ज़रूरतें हैं उनके बारे में ध्यान रख के, बजट के बारे में, कार्य शक्ति के बारे में, समय के बारे में सारी व्यवस्था करके चलते हैं। तो आपने ये सब चीज़ें थोड़ी जानी कि प्रकल्पना के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कि मान लो एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम और समझें तो इसमें दिया है मतलब कि भारत में बढ़ती हुई अपराध प्रवृत्ति नामक समस्या का अध्ययन करना है। तो उसके क्या कार्य कारण समझना है। तो हम इसमें जो जो कारण देखेंगे वो क्या है? निर्धनता ही बढ़ती हुई अपराध प्रवृत्ति के लिए प्रमुख कारण है। लेकिन बच्चों अगर ये तो हमने क्या एक जनरल हमने बात रख ली कि वास्तव में, लेकिन लेकिन बच्चों इसको आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो क्या है, निर्धनता वास्तव में मतलब अपराध को जन्म देती है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है और कई सारी रिसर्च में ये बात प्रूव भी हो चुकी है। जब ये कोई अपराधी अपराध करते हुए पकड़ा जाता है तो हम क्या है उसमें पाते हैं कि वो व्यक्ति का जो बैकग्राउंड है बहुत ही निचले स्तर का है। ठीक है बच्चों, जैसे कि बच्चों हमारे देश में बहुत सारी मतलब आतंकवादी गतिविधियाँ हो रही हैं तो हम अक्सर क्या है, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग उसमें इन्वॉल्व हुए पाए जाते हैं। उनके नाम क्या है, क्योंकि उनका क्या है बच्चों, उस हिसाब से क्या है सशक्तिकरण नहीं हुआ है जो समाज की मुख्य धारा में वो आ सकें। तो ऐसे ही क्या करते हैं, हम एक काम चलाओ क्या कर लेते हैं बच्चों, उपकल्पना तैयार कर लेते हैं। मतलब एक अनुमान लगा लेते हैं कि ये चीज़ यहाँ तक हो सकता है। जैसे कि बच्चों बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम जैसे कि मान लो हम कपड़े का खरीदने ही जाते हैं तो क्या है बच्चों, एक बजट का हिसाब रखते हैं कि भाई हमारे कपड़े में लगभग 1000 खान 2000 में तो आ ही जाएंगे। ऐसी ऐसी रिसर्च की व्यवस्था है। ठीक है, तो ये है और इसमें कुछ परिभाषाएं दी हुई हैं उनको जान लेते हैं बच्चों। इसमें जो गुडे हार्ट हैं, ये बच्चों दो लोग हैं। ठीक है, गुड्डे और हार्ट हैं, ये एक व्यक्ति नहीं है इसमें। तो उन्होंने एक किताब लिखी है बच्चों, वो किताब है मेथड्स इन सोशल रिसर्च। इनकी जो किताब है उसमें इन्होंने प्रकल्पना के बारे में कुछ परिभाषाएं और सिद्धांत के बारे में बताया है। आपको क्या करना है बच्चों, ये मेथड्स इन सोशल रिसर्च इस बुक का नाम याद रखना है। कभी कभी 1 नंबर में इसके बारे में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, इससे जुड़ी हुई कुछ किताबें और हैं बच्चों, जैसे कि साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च पीवी यंग जी की है, ये भी किताब बहुत महत्वपूर्ण है। और एक और किताब है बच्चों, सर्वे मेथड्स इन सोशल इन्वेस्टिगेशन सी ए मोज़र की। आप क्या करना,
लाइब्रेरी से क्या है, ये फर्स्ट पेपर की बुक इशू करा लेना। उसमें आपको इन पुस्तकों के नाम पता लग जाएंगे जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो अब बच्चों हम प्रकल्पना की परिभाषा जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो गुडे और हार्ट जी ने बताया है प्रकल्पना अनुसंधान और सिद्धांत के बीच एक आवश्यक कड़ी है। किसके बीच में? अनुसंधान और सिद्धांत। भाई बच्चों, कोई रिसर्च होगा तो उसके कुछ सिद्धांत, रूल्स, रेगुलेशंस होंगे कि नहीं? तो उस हिसाब से जो क्या है बच्चों, ज्ञान वृद्धि की खोज में सहायक है और प्रकल्पना के निर्माण के अभाव में किसी भी प्रकार का प्रयोग एवं वैज्ञानिक अनुसंधान असंभव है। ठीक है बच्चों, ये तो है इनकी परिभाषा। अब हम इसका विश्लेषण करते हैं, आखिर इनमें कौन कौन सी बातों पर विशेष ध्यान दिया गया है। बच्चों, जैसे कि आपका एडमिशन होता है, जब आप क्लास में मतलब यहाँ कॉलेज में आए होंगे तो क्या है, आपने कुछ रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो किया होगा। पहले तो आपने अखबार में इसका विज्ञापन पढ़ा कि भाई अग्रसेन कॉलेज में गर्ल्स के लिए ये सब्जेक्ट में ये पढ़ाई होती है। ठीक है, फिर आपने यहाँ का एडमिशन वाला फॉर्म लिया होगा, फिर उसमें एक आपको प्रोस्पेक्टस मिला होगा, उसमें सारी जानकारी होंगी कि भाई एडमिशन लेने के लिए कौन कौन से फ़ोटो लगाने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं। कहने का मतलब एक आप प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, है कि नहीं? ऐसे ही हमारे जो सोशियोलॉजी है, इस सोशियोलॉजी में जो अनुसंधान हम पढ़ रहे हैं इसमें भी प्रोसीजर होता है। जैसे कि हमने तुम्हें पिछली क्लास में वैज्ञानिक पद्धति के चरण बताए थे, स्टेप, वो सब फॉलो हो रहे थे। आप उनको रिवीजन क्लास में देख लेना आप। ठीक है, अपने कॉलेज के चैनल पर जाके, अगर किसी ने नहीं देखा हो, अगर देख लिया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और क्या है बच्चों, और अगर हम जब प्रकल्पना नहीं बनाएंगे तो क्या है, जो हम सिद्धांत डेवलप करेंगे रिसर्च के बाद, तो वो हमारे कैसे होंगे, उनका कोई मतलब बहुत ज़्यादा अस्तित्व नहीं होगा, वो प्रभावशाली नहीं होंगे। तो हमें कोशिश ये करनी है कि सारे वैज्ञानिक जो भी नियम हैं, कानून हैं, उनको फॉलो करके ही हमें रिसर्च करनी है। तो वो हमारे जो रिसर्च के रिजल्ट होंगे वो क्या है, बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, ये रही इसकी जो मेन बातें हैं। और जब भी कोई रिसर्च होती है वो क्या करती है, हमारे ज्ञान को बढ़ाती है। पहले हम लोग एक सभ्यता की, प्राचीन सभ्यता की बात करें तो हमें आग के बारे में जानकारी नहीं थी। पहले लोग कच्चा मांस पका कर खाते थे, सॉरी कच्चा मांस खाते थे, बाद में पका कर खाने लगे। पहले पहिए का आविष्कार नहीं हुआ तो बाद में पहिए का आविष्कार हो गया। पहले क्या है, हमारे देश में मेट्रो कहाँ थी, आज हम मेट्रो का मतलब कहने का मतलब चीज़ें समय के साथ साथ बदलती जा रही हैं। मैं फर्स्ट ईयर में भी मतलब क्लास में मैं आपको कई बार बताया कि समाज किस तरह से धीरे धीरे, क्योंकि समाज का स्वरूप ही है परिवर्तनशील। ठीक है, ऐसे ही अनुसंधान हर रोज़ हो रहा है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में ले लो, हर चीज़ में कंपटीशन और रिसर्च बराबर है कि नहीं? तो वो आपके लिए क्या है, यही तो है, हम अपने आप को उस हिसाब से ढाल पा रहे हैं कि नहीं ढाल पा रहे, ये सब चीज़ें हैं रिसर्च में। और फिर क्या है बच्चों, ये जो परिभाषा है इसका एक निष्कर्ष है, वो इस तरह से है बच्चों, एक प्रकल्पना दो या दो से अधिक चरों। बच्चों, चर और अचर में आप अंतर समझते होंगे। जैसे कि बच्चों, जैसे कि हमने लिख दिया अंक 2, तो ये हो गया चर। अगर उसको 2A 2B 2C लिख दिया तो वो अचर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये भी छोटी सी जानकारी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये है मतलब उसके बीच में जो क्या है बच्चों, संबंध पाए जाते हैं वो किस पे होते हैं, अनुभवात्मक रूप से परीक्षण करने योग्य होते हैं। मतलब उसको हम अनुभव के आधार पर निश्चय कर, जैसे बच्चों आपके घर की जो सीढ़ी होती हैं, आप बार बार हर रोज़ उससे गुजरते रहते हो, और कभी कभी अगर आपसे बोल दिया जाए बच्चों आंखें बंद करके आप पूरे सीढ़ी पे चढ़ जाओ तो आप चढ़ सकते हो। क्यों? आपको क्या है, बहुत सारी चीज़ों का पूरा फिक्स आइडिया है, ये चीज़ हमें यहाँ मिली। ऐसे ही रिसर्च में कुछ चीज़ें क्या है हमारे, जब हम रिसर्च करते रहते हैं बार बार, तो हमारे एक्सपीरियंस के आधार पर हमें पता लग जाता है कि यहाँ से ये है, यहाँ से है। लेकिन फिर भी हमें प्रत्यक्ष रूप से उन चीज़ों का समय के साथ साथ अपडेट वाला चीज़ें हैं वो जरूर हासिल कर लेनी चाहिए। ये नहीं कि हमने उस ज़माने में वो चीज़ पढ़ी तो आज भी वही है, ऐसा नहीं है। समाज में चीज़ें समय के साथ और देश काल के हिसाब से बदलती रहती हैं। तो बच्चों, आगे की कड़ी में कुछ अगले विद्वान हैं समाजशास्त्री, उन्होंने क्या बताया ये जान लेते हैं। लुंड्सबर्ग ने क्या बताया है, एक प्राकल्पना एक कामचलाऊ सामान्यीकरण है जिसकी सत्यता की परीक्षा भी बाकी है। जैसे कि बच्चों, आपने 3 साल खूब मेहनत की बीए में, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में, लेकिन ओवरऑल तीनों साल का आपका जो रिजल्ट है वो मिड मान लो एक मतलब नॉर्मल बात, तुमने जितना सोचा था उस हिसाब से नहीं आया। तो क्या है इसमें,
ये क्या है, आपको आपने जो सोचा है वो काम चला हुई थी, व्यवस्था थी। आप सोच के मान के चल रहे थे कि हमारा रिजल्ट 70 तो बन ही जाएगी, है कि नहीं। तो ये है। और काम चलाओ सामान्यकरण का मतलब है हम चीज़ें क्या है जनरलाइज कर लेते हैं। जनरल का मतलब मान के चलते हैं, जैसे मोटा मोटा अनुमान, गांव की भाषा में बोलें तो क्या है, मोटा मोटा अनुमान लगाना। कहने का मतलब, अरे भाई मान लो कि बहुत से लोग हैं, मान लो ये कोई है व्यक्ति है, कंपटीशन का पेपर दे के आया है, फिर वो उनसे पूछा है भाई पेपर कैसा होगा, तो कहेगा भाई मोटा मोटा अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो मेरा नंबर आ सकता है, लेकिन सच्चाई से बहुत दूर है वो। समझ गए भाई, ये है। तो इस तरह से। और एक और हैं, पीवी यंग जी हैं, उनके बारे में अगर हम जानें तो उन्होंने भी बताया, एक कार्यवाहक विचार जो उपयोगी खोज का आधार बनता है कार्यवाहक प्रकल्पना कहलाता है। कार्यवाहक का मतलब है, जैसे तुमने देखा हो मतलब कोई, मतलब हमारे देश का राष्ट्रपति है, वो अस्वस्थ क्या है तो उनकी अनुपस्थिति में कोई दूसरा काम सम को अतिरिक्त प्रभाव देती है, तो वो एक्चुअल में नहीं, वो कार्यवाहक हो गया, है कि नहीं। ऐसे ही हमारे जो रिसर्च के अनुसंधान में क्या है बच्चों, कार्यवाहक मतलब काम चलाओ। समझ गए कि नहीं। काम चलाओ रिसर्च की जो पूरी रूपरेखा होती है उसमें, है कि नहीं। ठीक है, कितना हो गया। और अब हम बच्चों एक नई चीज़, मतलब नई चीज़ का मतलब इसमें एक चीज़ और आती है पेपर में कभी कभार, एक अच्छी प्रकल्पना की विशेषता इसी से जुड़ा हुआ है बच्चों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, मतलब जो मैं तुम्हें मतलब इसी में टॉपिक जो पढ़ाना चाह रहा हूँ, जो उप टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये पेपर में क्या है, अक्सर दो क्वेश्चन, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। तो एक अच्छी प्रकल्पना की विशेषता तुम्हें जाननी है, तो इसमें मेन फोकस रहेगा कि कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं। तो आइए कुछ बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। इसमें पहला बिंदु है बच्चों स्पष्टता, क्लैरिटी। इसमें क्या है बच्चों, जो प्रकल्पना में दो चीज़ों पर विशेष फोकस दिया जाता है, भाषा, एक तो भाषा और उसकी अवधारणा। अवधारणा का मतलब कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे मान लो तुम कभी देखते हो कोई व्यक्ति है रो रहा है और वो पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में रो रहा है पहली बात तो, और वो क्यों किस मकसद से रो रहा है। ये कभी कभी तुमने देखा है नकली आंसू भी होते हैं लोगों के पास, तो उसमें जानने पर ये समझ नहीं आता है वास्तव में इसको परेशानी है। और तुम देख ही रहे हो आजकल, बहाना करके लोग रोने का बहाना करेंगे, हेल्प मांगेंगे और बाद में लूट ले जाएंगे। वो वो थोड़ा क्या है समझने की बात है। लेकिन यहाँ रिसर्च के संदर्भ में अगर हम जानने की कोशिश करें तो जो हम सिद्धांत बना रहे हैं वो ऐसे होने चाहिए जिसका सब जगह लगभग एक ही अर्थ निकल, जो आज के चलन में हो। कभी कभी क्या है हिंदी में भी बच्चों ऐसे शब्दों का यूज़ कर लेते हैं जो रिसर्च करने वाले, उसका मतलब ही नहीं समझ में आता है, जबकि वो है उसी से जुड़ा हुआ। जैसे तुमने देखा हो कंपटीशन का एग्जाम होता है, वही चीज़ तुमने सेम पढ़ी, लेकिन जब वो घुमा के वही क्वेश्चन पूछ लेता है तो वही हमें लगता है ये तो नया है, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। तो वही कंडीशन है। तो मतलब जब हम रिसर्च करें तो उसमें कुछ अवधारणाएँ और भाषा शैली ऐसी होनी चाहिए जो सब लोग उसको समझें। तुमने देखा हो, आप न्यूज़ चैनल देखते होगे शायद, ऐसा तो है नहीं नहीं देखते हो। आप कोई सा न्यूज़ चैनल देखिए तो, लेकिन सब न्यूज़ चैनल एक जैसी खबर दे रहे हैं आपको, दे रहे हैं ना। लेकिन आपको अपना ही चैनल क्यों अच्छा लगता है, मतलब कोई ऐसा चैनल है वही क्यों अच्छा लगता है, वो इसलिए लगता है कि उसका जो प्रेजेंटेशन है, वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, वो बहुत सरल और सहज है। सारे टीचर आपको पढ़ाते हैं, किसी को हिंदी वाला अच्छा लगता है, किसी को संस्कृत वाला अच्छा लगता है, किसी को सोशोलॉजी वाला अच्छा लगता है कि नहीं। लेकिन हर टीचर का पढ़ाने का तरीका, भाषा शैली और उसको एक्सप्लेन करने का अपना अपना अलग अनुभव है कि नहीं। वैसे ही रिसर्च में जब भी हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो अगर मान लो एक हमें अच्छी उपकल्पना बनानी है, प्रकल्पना बनानी है, तो क्या करें, उसमें जो भाषा शैली है उसको कैसे करें, सरल और सहज रखें, कोशिश करें। ऐसे अनछुए शब्द का यूज़ नहीं करें जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है, वो समझ में ही नहीं आएगी। और अवधारणा का मतलब उसका जो अजम्पशन है वो उन पर बहुत ध्यान देंगे। ऐसी अवधारणा नहीं बना लें जिसकी पूर्ति करना ही संभव नहीं है, जो हमारी मतलब जो हमारी रिसर्च की ज़रूरतों के हिसाब से हो। अवधारणा बना ली मैं तो क्या मतलब अगले साल तक मैं ये बन जाऊँगा, पर उसके लिए आपने प्रयास कितना किया है ये भी तो देखना पड़ेगा। तो इस तरह से फिर दूसरा है इसमें प्रयोग सिद्धता, मतलब जो आपने प्रकल्पना बनाई है वो किस आधार पर आप उसको प्रूव कर पाओगे, है कि नहीं। सत्यता की जांच कैसे होगी, वास्तविक तथ्यों के आधार पर होगी। उसमें नैतिकता आदर्श प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। बहुत से क्या करते हैं उसमें, जो भी हमने मतलब कल्पना बनाई है कि अच्छी बुरी होनी चाहिए। जैसे कि मान लो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं बच्चों, दहेज हिंदू समाज पर कलंक है, कह दिया।
लेकिन हर समय बच्चों दहेज ही तो समस्या नहीं होता है कि नहीं। कभी कभी दहेज की मान लो कभी कभी झूठा भी दहेज का केस लगा दिया जाता है, तब आप क्या कहोगे कि दहेज के कलंक नहीं है। कुछ लोग अच्छे हो सकता है, जो जीवन जो साथी है वो क्या है, उसका कोई और मैटर एंगल भी हो सकता है, जैसे कि मतलब CBI CDI तुम देखते हो, CBCI पेपर में उसमें नहीं आता TV चैनल पर, सावधान इंडिया है, CID है। तो इस चीज़ों में क्या है, हर चीज़ का आप एक अनुमान लगा के चलते हो कि ये प्रॉब्लम है वो इस वजह से क्रिएट हो, तो ज़रूरी थोड़ी है, उसके पीछे और भी एस्पेक्ट आयाम हो सकते हैं। एक समस्या की वजह बहुत सारी हो सकती हैं। तो इसलिए क्या है, जो भी आप बना रहे हो उस पर ये ध्यान दो कि जो उसका मतलब जो थीम है वो क्लियर होनी चाहिए कि उस, और ये ऐसी होनी चाहिए कि हम उसको क्या है बच्चों वेरीफाई कर सकें। जैसे कि जीव हत्या पाप है, कोई कोई तो जीव हत्या को पाप मानता है, अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे लोग जीवों का जो मांस वगैरह वो भी खाते हैं, उनके लिए तो नहीं है, क्या नहीं। ठीक है, नहीं समझ में आई बात, कोशिश करो समझ। जैसे कि बच्चों बहुत से लोग कहते हैं आजकल जो संयुक्त परिवार हैं वो आदर्शात्मक परिकल्पना है, जैसे परिवार टूट रहे हैं। संयुक्त परिवार इस वजह से टूट रहे हैं कि व्यक्ति के अंदर आज के वर्तमान समय में व्यक्तिवादिता आ गई है, अपना अपना सोच रहा है। कहने का मतलब है हर समस्या के पीछे, हर उसके पीछे क्या है बच्चों, एक स्पेसिफिक रीजन है, कोई एक चीज़ दोषी नहीं है। ठीक है, ये है। और फिर अगले तीसरे पॉइंट पे आते हैं, विशिष्टता। जब भी आप एक प्रकल्पना बना रहे हैं, प्रकल्पना, उपकल्पना, हाइपोथेसिस, जो भी है, जो भी का मतलब है ये, इसको कई नामों से जाना जाता है। पेपर में आपको जरूर नहीं, जैसे कि आपने मैंने तुम्हें प्रकल्पना पढ़ाया, पेपर में उपकल्पना के नाम से भी आ सकता है। तो क्या है बच्चों, एक प्रकल्पना को अध्ययन विषय के किसी विशिष्ट पहलू से संबंधित होना चाहिए। विशिष्ट का मतलब है, जैसे बच्चों सोशियोलॉजी कैसा विज्ञान है बताना, एक बार बताना बच्चों। सामान्य विज्ञान है, जबकि पॉलिटिकल साइंस क्या है बच्चों, विशिष्ट विज्ञान है। वो कैसे, हम फर्स्ट ईयर में संबंध पढ़े होंगे सोशियोलॉजी का, अन्य विषयों के साथ संबंध। ऐसे क्या है कि जो हमारा पॉलिटिकल साइंस है वो केवल पॉलिटिकल साइंस की चीज़ों का ही अध्ययन करता है, जबकि सोशलॉजी क्या है, सोशलॉजी में हिस्ट्री भी आ जाएगी, पॉलिटिकल भी आ जाएगा, इकोनॉमिक्स आ जाएगा, एग्रीकल्चर आ जाएगा, सब कुछ आ जाता है। तो वो कैसा विज्ञान हो गया, जनरलाइज हो गया, सामान्य विज्ञान हो गया। ऐसे ही जब आप रिसर्च कर लो, मान लो आपने कोई समस्या चुनी है, तो उसमें क्या करो, आप ये देखो कि उसमें आखिर किस किस पॉइंट पे हमें विशेष फोकस करना, उन्हीं के बारे में बताओ। अब जब आप एक चीज़ में 10 बातें कर दोगे तो क्या पचपेल खिचड़ी बन जाएगी, तो उसमें यही समझ में नहीं आएगा उसका मतलब जो हमारे लिए उपयोगी है अनुपयोगी, तो मतलब कैसे पता लगेगा। एक जब स्पेशल, जैसे कि बच्चों आजकल की एक एग्जांपल देता हूँ मैं डॉक्टर के संदर्भ में। आप जब भी कोई नाक में प्रॉब्लम है तो नाक वाले को स्पेशल डॉक्टर को, तो पेट में है तो पेट वाले डॉक्टर को, हड्डी है तो हड्डी वाले विशेषज्ञ को, हार्ट का है तो हार्ट वाले को। तो कहने का मतलब समाज कैसा हो गया है, विशेषीकृत हो गया है, स्पेशलाइज्ड हो गया है। ऐसे ही रिसर्च में अगर आप एक मुद्दे को लेकर रिसर्च करो तो उसी के बारे में पूरा क्लियर अच्छे से रिसर्च करनी है। ठीक है, तो ये क्या है, विशिष्टता का विशेष ध्यान रखना है। और जो भी मतलब अध्ययन करना है उनको क्या टुकड़ों में, छोटी छोटी प्रकल्पनाओं में बांट कर करना है, ये नहीं एक ही बार में पूरा समग्र अध्ययन कर ले। इससे क्या होगा, आपका रिसर्च प्रभावित होगा, मतलब उसमें अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे, क्योंकि आपके पास संसाधन तो कम है और आप रिसर्च कर रहे हो बड़े फील्ड की। मान लो हिंडोन, मुझे मतलब 2 लोग हैं, हिंडोन की रिसर्च करनी है पूरी, तो कैसे संभव है। कम से कम हिंडोन की आबादी के हिसाब से 10-5 लोग तो लगाए जाने चाहिए, जनगणना के हिसाब से ही देख लो, अगर मान लो जनगणना नहीं करनी हो। तो ये सब चीज़ें हैं, आप इसको भी अच्छे से समझने की कोशिश करिए। और आगे है, अगला पॉइंट है इसी में, उपलब्ध प्रविधियों से संबंध। जो आप रिसर्च कर रहे हो आपके पास टूल टेक्निक्स कौन कौन से, उसी हिसाब से तो कर सकते हो। अब मान लो एग्जांपल कोरोना का ही ले लो, आपके यहाँ वेंटिलेटर नहीं है, और जिस मरीज को वेंटिलेटर की सुविधा चाहिए और आपको यहीं भर्ती करे रहो, तो क्या हुआ, उस व्यक्ति की एक समय के बाद डेथ हो जाएगी। फिर वो डॉक्टर क्या कहता है, भाई हमारे यहाँ सुविधा नहीं है, जयपुर ले जाओ। तो कहने का मतलब हमारा इसका उद्देश्य ये है कि जब भी आप रिसर्च कर रहे हो तो आप ये देखोगे जो रिसर्च कर रहा हूँ उसका जो सीमित दायरा कितना है, उस हिसाब से टूल्स टेक्निक हमारे पास है कि नहीं, संसाधन है कि नहीं, बजट है कि नहीं, समय है कि नहीं। अगर एक समय के बाद करोगे तो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं रह जाता है। जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि बहुत सारे लोग PhD की पढ़ाई करते हैं, 5 साल में पूरी हो जाती है वैसे तो, लेकिन उसको क्या लंबे समय तक खींचते रहते हैं। जब खींचते रहते हैं तो क्या होता है, जब ज़रूरत है उस चीज़ की तब तो वो चीज़ हो नहीं पाती। आजकल देख लो, आप कोई भी चीज़ ले लो, समय से कहाँ हो पा रही है। आप किसी भी कंपटीशन को देख लो, फार्म आया 2016 में और 20-22 बीत जाएगी तब तो ज्वाइन हो,
क्या है। फिर उसमें से बहुत सारे लोग तो कहीं लग चुके होंगे, कहीं 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 कुछ होगा, तो क्या है, मतलब जो इसके रिलायबल वाले जो रिजल्ट हैं वो उसको लाभ नहीं मिल पाएगा। मान लो किसी को आज जॉब की ज़रूरत है, मतलब 20-25 की उम्र में, और जॉब लगे मतलब 35-40 में, जब तो रिटायरमेंट की संभावना आ जाए, तो उसका वो जो क्वालिटी है वो क्या दे पाएगा, सोसाइटी को नहीं दे पाएगा। ऐसी ही रिसर्च में मतलब टूल्स टेक्निक का पूरा पूरा ध्यान रखना है। परिकल्पना का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए उसकी सत्यता की परख उपलब्ध प्रविधियों के आधार पर हो पाएगी नहीं। मतलब कहने का मतलब वही है कि उसका जब परीक्षण करेंगे तो हमारे पास संसाधन है या नहीं है। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट है सिद्धांत समूह से संबंधित। कहने का मतलब जो आप थ्योरी डेवलप करोगे एक उपकल्पना बनाने के बाद, वो आपके लिए मतलब कितनी कारगर है, आप उसको कितना मतलब इम्पोर्टेंट बना सकते हो। कभी कभी क्या होता है बच्चों, कुछ नए लोग होते हैं जिन्हें रिसर्च का ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। जैसे कि आप अभी बीए में पढ़ रहे हो रिसर्च, अभी थोड़ी चीज़ समझ में आएगी, जब आप एमए में आ जाओ तो थोड़ा और इसका क्षेत्र विस्तृत हो जाएगा। फिर जब और रिसर्च की कोई डिग्री करोगे तो क्या होगा, वो आपके लिए और ही ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण होगी। ऐसे तुमने देखा हो अभी नई शिक्षा नीति आई है, शायद तुम लोगों ने पेपर में पढ़ा हो। एमफिल एक कोर्स वर्क होता है, मतलब कहने का मतलब वो प्री पीएचडी होता है। उसमें व्यक्ति को रिसर्च करना सिखाया जाता है कि आखिर रिसर्च करते कैसे। और सरकार ने तो उसको उपयोगिता को ही ख़त्म कर दिया, मतलब उसको कोर्स को ही घटा दिया। तो क्या संभव है वो व्यक्ति पहले से फुल ट्रेंड कैसे आएगा। अब बीए में आप बच्चों तुम जानते हो रिसर्च इतने डीपली लोग पढ़ते हैं, बस इस उद्देश्य से पढ़ते हैं रिसर्च को कि भाई पास हो जाएं और हमारा थोड़ा मार्किंग अच्छी हो जाए। जबकि ये चीज़ें अभी से सीखेंगे। ऐसा नहीं कि सब बच्चों के संदर्भ में ऐसा है, कुछ जीनियस बच्चे होते हैं उस रिसर्च को बड़ा हार्डली लेते हैं और चीज़ों को सीखते हैं। वो रिसर्च आपके काम आएगी, मतलब कहने का इसीलिए तो आपके कोर्स में रखा गया है। ये जो बुक है क्यों रखी गई है, इसीलिए रखी गई है। तो ये है। और इसमें क्या है, जैसे कि मैं तुम्हें बताता सिद्धांत समूह। तो जो नया व्यक्ति है उसको रिसर्च की जब जानकारी नहीं हो तो वो अच्छे से रिसर्च नहीं कर पाएगा तो उसके रिसर्च कैसी हो, प्रभावशाली नहीं होगी। कभी कभी क्या करता है, जो नए रिसर्च वाले होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ रटे रटाए टॉपिकों पर ही रिसर्च करने लगते हैं जिसकी वर्तमान समय में कोई उपयोगिता नहीं है। जैसे कि बच्चों ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, मान लो कि आज बच्चों एंड्रॉयड का ज़माना है और आप 2G वाला फ़ोन चला रहे हो। हाँ वो बात तो करा दे, अब तुम सोचो सारे काम तुम्हारा 2G वाला फ़ोन करा दे, तो ऐसा तो संभव नहीं है। इसीलिए क्या है, ऐसी रिसर्च है बच्चों। रिसर्च में क्या करना है, हमें ऐसे टॉपिकों को चुनना है जो वास्तव में वर्तमान समय में उन पर रिसर्च की ज़रूरत है, जिन पर कभी रिसर्च हुआ नहीं है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं, जैसे साइबर क्राइम है। साइबर क्राइम में एक नया टॉपिक है। आप बेरोजगारी, जैसे कि आप प्रवासी भारतीय जो मजदूर हैं उन पर रिसर्च कर सकते हो। लॉकडाउन के दौरान क्या क्या समस्याएं आई, आखिर हमारा जो मैनेजमेंट कहते थे हमारे यहाँ तो सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई। गाँव की जो दुकानों से सारी छोटी छोटी दुकानों ने ही तो हेल्प की, सारा बड़े बड़े मॉल सब कुछ बंद हो गया। तो कहने का मतलब है मेरा यहाँ, जो जो व्यक्ति को जानकारी है ना रिसर्च की, अगर उससे ही काम कराया जाए तो एक रिसर्च है वो अच्छे से निकलेगा। अब नए व्यक्ति को रिसर्च का काम सौंप दिया जाएगा तो क्या है, उसमें क्वालिटी नहीं आएगी। और जब तक क्वालिटी नहीं आएगी तो वो रिसर्च समाज के लिए कभी उपयोगी साबित हो नहीं सकता। ठीक है, आप इतना समझ लीजिए। फिर अगला है इसमें पॉइंट सरलता। कहने का मतलब जब आप एक अच्छी उपकल्पना तैयार कर रहे हैं तो उसमें क्या है, सरलता का गुण होना चाहिए। और उसमें जो अनावश्यक रूप से जो कारक हैं उनको स्थान नहीं होना चाहिए। और जो प्राकल्पना है वो जटिल जटिल परीक्षण के लिए अयोग्य हो जाती है। वो कब हो जाती है, जब उसमें पक्षपात आ जाता है। तुमने देखा हो बच्चों, कभी कभी अधिकारी लोग गांव में इंस्पेक्शन करने आते हैं, निरीक्षण करने आते हैं। वो क्या करते हैं, गांव में गए और एक जगह पर बैठ गए और एक जगह पर बैठे बैठे उन्होंने गांव के बारे में सारी जानकारी एकत्रित कर ली। किसी ने झूठ फूट उल्टा सीधा बता दिया और उसी को लिख के वो ले गए। तो बच्चों ऐसे में जो जांच का लाभ किसी व्यक्ति को मिलना चाहिए, क्या मिल पाएगा? क्या उससे समाज में कोई बदलाव की कल्पना आप कर सकते हो? नहीं। अगर वो व्यक्ति जो अधिकारी है वो 10-5 घर में कम से कम 20 घर का उन्हें अगर अध्ययन करना है तो 10-5 के घर जाके व्यक्तिगत रूप में जीरो लेवल पर ग्राउंड लेवल पर जाता, तब तो अच्छी जानकारी मिलती। तो इसीलिए क्या है बच्चों, ये सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। तो उपकल्पना के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जब भी आप उपकल्पना बनाएं तो कम से कम ये जो बिंदु हैं उस हिसाब से जैसे मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया उसका ध्यान रखें। तो ठीक है बच्चों, ये जो टॉपिक है आपको कम से कम 2 या 3 नंबर आपको दिला सकता है परीक्षा में। और आपको क्या है, इसको अच्छे से देखना है और समझना है। और एक रिक्वेस्ट और है मेरी आपसे कि आप लोग कम से कम
बीए थर्ड ईयर की एक बुक तो लाइब्रेरी से इशू करा लें, जिसको मैथ में जितना कोशिश है मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। और ख़ुद भी आप इस जो टॉपिक जैसे मैंने आज ऑडियो आर्टिकल के माध्यम से आपको बताया है, इसका आप अपने घर पर स्टडी कर सकें। कम से कम एक सरसरी तौर पर इसको पढ़ लें, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि रिसर्च क्या है और कैसे कैसे हमें इसको समझनी है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो चीज़ें मैं बातें आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं और आप इसका लाभ उठाएंगे। थैंक यू बच्चों।